हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सीटेट पेपर 1 के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 7 फरवरी को आपका हुआ था। 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब नंबर्स दिए होते हैं तो आपसे ग्रेटेस्ट और अगर लीस्ट बनाने के लिए बोल रहा है, नंबर फॉर्म करने के लिए, आपको ध्यान रखना है आपको किससे, अगर आपको ग्रेटेस्ट बोल रहा है तो ग्रेटेस्ट के केस में आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे हमारी डिजिट्स कितनी दी हुई हैं, 1, 5, 0 और 7, दीज आर द डिजिट्स, है ना। इन्हीं का यूज़ करके हमें नंबर फॉर्म करना है। तो हम अगर ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे। आपने 7 को लिया, फिर उसके बाद 5 को लिया, उसके बाद 1 को लिया, देन लास्ट में 0 लिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर। अगर लीस्ट आप बना रहे हो मतलब सबसे छोटा, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर 0 आपका दिया हुआ है तो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको 4 डिजिट नंबर सपोज बनाना है, आपने 0 से स्टार्ट कर दिया तो ये तो 3 डिजिट बन गया ना, क्योंकि 0 आपके फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता, उसका कोई मायना नहीं होता है ना, तो वो किसी नंबर के डिजिट के बाद यूज हो सकता है। तो आप सबसे 0 को छोड़कर सबसे छोटा कौन है, 1, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद छोटा आप तब 0 ले लोगे यहाँ पे, फिर 5 देन 7, ये आपका लीस्ट बन गया। अब बोला क्या है, डिफरेंस आपको निकालना है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में घटा दोगे। तो ग्रेटेस्ट कितना था, 7, 5, 1, 0, और आपका लीस्ट कौन सा बना है, 1, 0, 5, 7। अब माइनस कर दोगे आप, तो 10, 0 में से 7 नहीं माइनस कर सकते, तो हम इसको अज्यूम करेंगे 10 में से 7 गया 3, फिर 11 में से 6 आपका कितना हो जाएगा, 5, है ना। फिर आपका आएगा 7 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6, तो 64, 53, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया हमें कैसे फाइंड करना है। अगर नहीं बोला हुआ है डिजिट आपके नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ बोला हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है, तो आप 999 कर दोगे, है ना। जैसे 4 डिजिट का बोला ग्रेटेस्ट, तो 9, 9 एंड 9, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। लेकिन अगर आपको डिफाइन करके पहले से उसने डिजिट दे दिया तो हमको उन्हीं डिजिट में से बनाना है, तो हम ऐसे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांता हैज़ 5 डजन चॉकलेट। कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट हैं। डजन का मतलब 12 होते हैं ना, जिसको हिंदी में 12 दर्जन बोला जाता है। उसने 1/6 अरुण को दे दिए, 1/5 रिमेनिंग में से राधा को दे दिए, और 1/8 जो बचे हुए थे उनमें से इक्वल इक्वल उसने अलग 3 दोस्तों को दे दिए। तो कितने चॉकलेट उसके पास अभी बचे हुए हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 5 डजन, तो 5 डजन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 डजन इक्वल्स टू हो जाएगा 12 गुणे का 5, दिस इज व्हाट 60। तो उसके पास टोटल कितने चॉकलेट्स थे, स्टार्टिंग में 60 चॉकलेट्स थे। अब हमको लेफ्ट ही चाहिए था, तो हम ये नहीं निकालेंगे कि उसने किसको कितना दिया, हम डायरेक्ट नंबर निकाल लेंगे। जैसे उसने 1/6 अरुण को दे दिया, तो देखिए 6 में से एक पार्ट अरुण को दे दिया, तो उसके पास बचे कितना होंगे, 5/6। अब जो बचे हुए थे, तो ये जितना बचा हुआ उतना आ गया। अब 1/5 उसने राधा को दे दिए, तो 1/5 दे दिए राधा को, तो 5 में से 1 दे दिया, तो बचा कितना, 4/5। हमें बचा चाहिए, इसलिए हम बचा बचा ले रहे हैं ना, कि कितना लेफ्ट है उसके पास। और उसमें से जितना बचा आ गया, जितने चॉकलेट्स उसके पास बचे, तो उसमें से 1/8 उसने 3 फ्रेंड्स को दिए हैं। तो मतलब 1/8 उसने एक फ्रेंड को दिया होगा, प्लस 1/8 उसने दूसरे फ्रेंड को दिया होगा, प्लस 1/8 उसने तीसरे फ्रेंड को दिया होगा। तो ये टोटल 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 टोटल कितना हो गया, 3/8। तो उसने 3/8 अपना 3 दोस्तों को दे दिया है, तो 8 में से 3 पार्ट दे दिया, तो बचे कितने, 8 में से 3 करोगे तो 5/8 बचा हुआ। ये टोटल जो आपका आएगा वो कितना आएगा, जितना रिमेनिंग है। 5 से आपने 5 को काट दिया, और फिर यहाँ पे 4 से काटोगे 8 को, तो 4 दूनी 8, 6 से काटोगे 6 को, और 2 से काटोगे 10 को, तो 5 आएगा यहाँ पे।
तो 5 गुणे 5 मतलब रिमेनिंग चॉकलेट्स उसके पास कितनी बची हैं कांता के पास 25। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप कैसे निकाल सकते थे कि जैसे अगर उसके पास 60 है, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल निकाल लेते कि उसने अरुण को दिया है, तो अरुण को किसने दिया है कितना, अरुण की अगर हम बात करें अरुणा को तो 1/6 दिया है, तो 60 का 1/6 निकालोगे तो क्या करोगे आप, 60 का 1/6 निकालोगे तो 6 एकम 6 10 आया, तो 10 चॉकलेट उसने अरुण को दिया। अब 10 उसने अरुण को दे दिया तो बची उसके पास कितनी 50 चॉकलेट बची। 50 का बोल रहा है 1/5 उसने राधा को दे दिया, तो राधा को फिर से 1/5 इसका करोगे तो 50, तो 1/5 करोगे आप तो 10 आ जाएगा आपका, तो 10 राधा को दे दिया। अब फिर से 10 को राधा को दे दिया तो अब कितनी बची 40। 40 से बोला 1/8 8 3 लोगों को दे दिया, तो इसका 40 का 1/8 करोगे तो 8 पंचे 40 5 आएगा, मतलब कि 5 + 5 + 5 3 फ्रेंड को दे दिया, तो 5 5 10 15 दे दिया है। तो टोटल देखो यहाँ पे कितना वो दे चुकी है, 10 10 20 और 15, आपका कितना दे चुकी है 35 चॉकलेट उसने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके पास थे कितने, उसके पास थे टोटल, देखिए उसके पास कितने थे टोटल, उसके पास थे आपके टोटल जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स थे वो कितने थे, वो 60 थे। 60 में से आपने 35 माइनस किया तो आपका आ गया 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम दिया हुआ है 96, 120 और 160 का हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है 72 और 168 का, और फिर बताना है उसको दोनों को डिवाइड कर देना। तो क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 96, 120 एंड 160, और उसको किससे भाग करना है, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 72 एंड 168। अब देखिए एलसीएम के लिए आप क्या करते हो, एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम निकाल सकते हो, डिवीज़न मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हो, आप जिससे चाहो उससे एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो आप 96 को लो। अब 96 आपको क्या पता है, 16 छक्का 96 होता है, या फिर 32 दूना 64, 32 3 96। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, मतलब 2 की पावर 5, और 32 दूना 64, 32 3 96, तो 3 की पावर 1। ये 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर 120 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, 15 8 120 होता है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, है ना। फिर बचा 160, 160 को आप क्या लिख सकते हो, 32 पंचे 160, तो यहाँ पे फिर से 32 मतलब 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। अब हम जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं, अगर हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है तो हम 2 की सबसे बड़ी पावर लेंगे 2 की पावर 5 इंटू, और 3 कॉमन है तो 3 पावर 1, और 5 कॉमन है तो 5 की पावर 1। तो ये आपको क्या आ गया, ये आपका एलसीएम निकल के आ चुका है। मतलब कि 2 की पावर 5 का मतलब 32, तो जो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें यहाँ पे, तो एलसीएम कितना निकल के आ चुका है हमारा, 2 की पावर 5 मतलब 32 गुणे का 3 गुणे का 5, ये हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। अब हमें एचसीएफ निकालना है ना, क्या निकालना है, एचसीएफ किसका निकालना है, 72 का और 168 का। तो एचसीएफ क्या होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट सके। तो आप देखोगे 72 को कौन सा सबसे बड़ा नंबर काट पाता है, तो अगर आप काटो देखोगे तो 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कटेगा क्या, 24 दूना 48, 24 तीन 72, 24 छक्का 140, 24 सत्ते, हाँ 24 से भी आप काट सकते हो इसको। देखो एचसीएफ इसका आएगा 24, क्योंकि 24 से काटोगे 24 तीन 72 आएगा, और 24 सत्ते 168, 3 और 7 के रेशियो में आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 24 आपका आ गया। अब फर्दर सॉल्व कर दो, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 और 4 पंचे 20, तो इसका कितना आ चुका है आपका आंसर 20। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 8 समोसाज इज़
156 and that of 4 idlis is ₹98। क्या बोल रहा है कि 8 समोसों का मूल्य दिया हुआ है 156, 4 इडलियों का मूल्य दिया हुआ है 98 और सुनीता के पास 200 का नोट है। हमें बताना है कि 3 समोसे और 3 इडली अगर वो खरीद लेती है तो उसके पास कितने पैसे अभी शेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 समोसे, 8 समोसे की कीमत कितनी दी हुई है 156। तो एक समोसे की कीमत कितनी हो जाएगी, आप क्या करोगे 156/8 कर दोगे, इसमें पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं तो हम बस इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इसको फर्दर काट दोगे 4 से तो 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 9 36/2 तो 39/2 रुपये आ गया एक समोसे की कीमत। अब क्या दिया हुआ है 4 इडली की कीमत दिया हुआ है कितना 98 रुपीज़। ये आपका समोसा है कीमत है और ये आपकी इडली की कीमत है। ठीक है 98 रुपीज़। तो एक इडली की कीमत कितनी आ जाएगी 98/4 कर दोगे, दिस इज़ 2 से आपने इसको काटा 98 को तो आएगा 2 × 9 18, 2 × 9 18/2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप कि एक समोसे की वैल्यू आ चुकी है, एक इडली की वैल्यू आ चुका है, तो बोला 3 समोसे और 3 इडली का पैसा आपको निकालना है। मतलब 3 समोसे, एक समोसा 99/2 का, नहीं एक समोसा 39/2 का और एक इडली है 99/2 की। तो ये इडली का हो गया। अब समोसे का कर दो आप 3 × 39/2। अब यहाँ पे आप देखोगे 3 3 कॉमन है तो हम 3 क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। 3 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पे 99 कैसे आएगा यार, 98 को काटूंगे तो 49 आएगा ना। कितना आएगा 49। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 49। अब 49/2 प्लस का आपको कितना करना है 39/2। इसे सॉल्व कर दो तो 49 में 39 आप जोड़ोगे तो आपको कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 4 3 7 1 8, मतलब 88/2 आ गया। अब फर्दर आप इसको 2 से अगर काटोगे तो कितना आएगा 44, ये 4 बार 44 आ जाएगा। तो 44 × 3 कितने पैसे खर्च हो चुके हैं 132 रुपये खर्च हो चुके हैं। और आपके पास थे कितने 200 का नोट था तो कितना बचा आपका बचा 68 रुपये। तो 132 रुपये आपके खर्च हो गए, 68 रुपये आपके पास अभी बचे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 24 लीटर 650 ml ऑफ मिल्क इज फिल्ड इन 29 बॉटल्स ईच ऑफ सेम साइज। अब आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे लीटर और ml का कन्वर्जन। तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितने मिलीलीटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे 1000। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो टोटल अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो टोटल मिल्क कितना हो गया 24,000 लीटर और 650 मिलीलीटर। तो आप उसको ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 24,650 मिलीलीटर। अब उसको 29 इक्वल बॉटल में भर दिया गया है। तो हर एक बॉटल में कितना कितना मिल्क आएगा जब टोटल सबको 29 में बांटा गया है। तो आप क्या करोगे 29 से डिवाइड कर दोगे। तो ये 29 से आपका जाएगा कितनी बार 29 7 2 29 8 जाएगा और फिर जाएगा आपका 145 29 5 जाएगा। तो हर एक में कितना कितना गया होगा 850 ml मिल्क गया होगा। तो पूछा है कि 15 बॉटल में कितनी क्वांटिटी है। तो एक में 850 ml तो 15 में आप मल्टीप्लाई कर दो 0 15 15 75 7 15 8 120 और 7 127 मतलब 12,750 ml आया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि 12 लीटर
और 750, क्योंकि 12,000 ये मतलब क्या है, 12,000 है ना, प्लस 750 ml, तो 12,000 ml को हम क्या लिख सकते हैं, 12 लीटर, क्योंकि 1,000 ml का 1 लीटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर। अब क्यूबॉइड के आपको पता है कि ये किससे मिलके बना होता है, रेक्टेंगल से, है ना। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है L इंटू B इंटू H, मतलब तीनों आपके डायमेंशंस का प्रोडक्ट। तो दिया हुआ है अ क्यूबॉइडल बॉक्स 9 सेंटीमीटर, 2 बॉक्सेस दी होंगी, एक जो क्यूबॉइडल है मतलब घनाभाकार बक्सा है, और एक कैसा है आपका, घनाकार है। तो उसमें उसने 1800 पासों को, क्यूब्स को रखा है, जिसका 1 सेंटीमीटर भुजा है। तो कितने नहीं आ पाएंगे वो जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ना कि क्यूबॉइडल का वॉल्यूम कितना है, तब तो जानोगे कि उसमें कितने बक्से आ सकते हैं। और फिर आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दोगे देखोगे कि 1800 बक्से आ सकते हैं कि नहीं, है ना। तो हम पहले क्यूबॉइडल का देखो यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम, स्पेस हमको चाहिए यहाँ पे। तो कितना कितना दिया हुआ है, 12, 10 और 8, 12, 10 और 8। तो अगर हम क्यूबॉइडल के वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 गुणे 8, ये निकल के आ गया क्या, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइडल का, सॉरी। अगर क्यूब की वॉल्यूम की हम बात करें, दिस इज क्यूबॉइड का वॉल्यूम, अगर हम क्यूब की बात करें तो वो क्या होता है, वॉल्यूम A का क्यूब, मतलब क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजा कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब, तो ये कितना आ गया, 729, और ये कितना आ गया आपका, 12 8 96 960। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 9 6 2 8 और 9 और 7 आपका 16। मतलब ये टोटल वॉल्यूम आ गया आपका बक्से का। और आपको डालने कितने हैं, 1800 बक्से डालने हैं उसमें क्यूब, उसमें 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी हो वहाँ पे का आपका भुजा है। तो क्यूब है तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, A का क्यूब, तो इसका वॉल्यूम A का तो क्यूब 1 ही रहेगा, तो मतलब 1800 आ गया इसका वॉल्यूम। और आपके पास स्पेस कितनी है, 1689, डालना कितना है, 1800, तो कितने नहीं जा पाएंगे उसमें, 1800 माइनस का 1689 आप कर दोगे, 10 में से 9 गया, 1 1 1, मतलब 111 बक्से ऐसे हैं आपके जो कि उन दोनों में नहीं जा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेनिंग पोटैटोज, ओनियन एंड लेमन वेट 46 kg 160 ग्राम। द वेट ऑफ पोटैटो, तो पोटैटो का वेट दे दिया गया कि 17 kg और 115 ग्राम है, ओनियन का दे दिया गया कि 15 किलोग्राम और 325 ग्राम है, और वो जो बैग है उसका भी वेट दिया हुआ है कि 120 ग्राम है। और अगर 30 लेमन का जो वेट है वो 1 kg है, तो हमें बताना है कि टोटल बैग में कितने लेमन है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम पोटैटो, ओनियन और बैग का भार सबको वेट जोड़ के जो टोटल भार से वो माइनस कर देंगे, तो हमारे लेमन्स का भार आ जाएगा। जैसे अगर मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो यहीं पे कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देती हूँ। देखिए हमारा पोटैटो का टोटल वेट कितना आया, पोटैटो 17 kg और 115 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे kg हमें लिख रही हूँ, यहाँ पे ग्राम लिख रही हूँ। ओनियन का वेट कितना है, 15 किलो और 325 ग्राम। बैग का वेट कितना है, बैग का है 120 ग्राम। मैंने इन सबको क्या किया, जोड़ दिया, 5 5 10, 2 2 4 5 1 6, 3 1 4 1 5,
7 5 12, 2 1 3, मतलब टोटल वेट जो आ गया वो 32 किलो और 560 ग्राम आ गया। लेकिन बैग कितना था, 46 किलो और 160 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं ग्राम में, तो हमारे कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, राइट। 1 kg अगर हम बात करें तो 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। तो 46 kg मतलब 46,000 किलो 160 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 46,160 ग्राम। फिर यहाँ पे हमारा कितना है, 32,560 ग्राम। मैंने इन सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 006 और ये हो गया आपका 3, ठीक है, 1, मतलब 13,600 ग्राम आ गया हमारा टोटल भार, जो कि नींबू का है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 30 नींबू जो हैं वो 1 किलोग्राम के बराबर हैं। तो कितने टोटल नींबू होंगे, तो एक नींबू का भार कितना होगा, 1000 अपॉन का 30, ये होगा एक नींबू का भार। अब इससे आप डिवाइड कर दोगे इसको, तो 13600 अपॉन का 1000। अब ये बटे का 30 लिखना है, तो मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 0 से ये 3 0 कट गए, और 136 गुणे का 3 करोगे आप तो कितना आएगा, 8 3 6 18 3 3 9 1 10 3 1 3 1 4, 408 नींबू टोटल हैं हमारे पास, जो कि बैग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब हमें बताना है कि केबल और केबल कितने 2 लाइन वाली सिमेट्री किस किस में है। तो आपको ध्यान देना, सिमेट्री मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको बीच से फोल्ड करो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में हो। जैसे एक तितली होती है, अगर आप उसको बीच से फोल्ड करोगे या फिर एक लाइन खींचोगे तो दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमेट्री मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप देखोगे इक्विलेटरल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। आइसोसेलेस में तो यहाँ पे इतने 2 नहीं होती है। तो आपके किस में आएंगे, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में भी 2 होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और आपके रोम्बस में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो आपका आंसर जो है इसका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी और आपका सी। तो आइसोसेलेस नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन सिमेट्री। देखिए, लाइन सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, होता है लाइन सिमेट्री। और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, जो कि 360 डिग्री के नीचे आप अगर उसको रोटेट करते हो तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। इसे होती है ये कि उसका फॉर्म जो होता है वो सेम होता है अगर 360 के नीचे आप रोटेट करते हो। तो अगर आप एम को देखोगे तो एम में लाइन सिमेट्री कितनी होती है, मोर देन 2 होती हैं, और रोटेशनल आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जिसमें लाइन नहीं है, तो एम में तो लाइन सिमेट्री है, क्योंकि इसको आप यहाँ से काटोगे तो ये 2 इक्वल बराबर पार्टों में डिवाइड होगा। अब ओ की आप बात करोगे तो ओ में भी लाइन सिमेट्री होती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और रोटेशनल सिमेट्री तो ऑब्वियसली होती है। और अगर आप जेड की बात करोगे तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि जेड में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंटागोनल पिरामिड हैज़। तो एक पंचभुज में कितने पिरामिड होंगे, एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न में से कितने फलक होंगे, किनारे होंगे, फेसेस, एजेस के बारे में आपको बताना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक पेंटागोनल होता है उसमें एजेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, और वर्टिसेस कितनी होती हैं। तो आप एजेस टोटल कितनी होते हैं, 10, और आपके फेस कितने होते हैं, 6, और वर्टिसेस भी कितनी होती हैं, 6। तो 6 फेसेस ये तो सही है, बट 6 एजेस नहीं, 10 होते हैं। 6 वर्टिसेस और 5 एजेस नहीं 6 फेसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है कि 6 उसके जो होंगे शीर्ष होंगे और 6 ही फलक होते हैं और 10 आपके किनारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ लाइब्रेरी इन द फर्स्ट 6 days ऑफ वीक। तो ये जो टेबल है उसमें क्या दिखा रही है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कितने लोग जो हैं एक लाइब्रेरी में जाते हैं। तो सवाल क्या पूछा है कि कौन से दिन में विजिटर लाइब्रेरी वॉज 29 मोर देन प्रीवियस डे, मतलब कि प्रीवियस डे से 29 ज़्यादा है, तो दो दिनों का जो डिफरेंस है वो 29 आए। ऐसा कौन सा दिन हो रहा है कि मतलब कि अगले दिन जो है तो पिछले दिन के मुकाबले 29 ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखोगे वेडनेसडे दिया हुआ है ऑप्शन, हम सारे क्यों चेक करें, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में आप देखोगे 141 हैं और इस दिन कितने हैं 114। आपको सारा नहीं चेक करना है, आप यूनिट डिजिट देखो किसमें 9 आ रही है। तो अगर 141 में आपको कितना दिया हुआ 141 ना, 141 में 114 माइनस करोगे तो क्या यूनिट डिजिट 9 आ रही है? नहीं, यूनिट डिजिट तो 7 आ रही है, तो ये आपको गलत हो गया। अब फ्राइडे देखो, फ्राइडे में बोला है कि 124 है और थर्सडे कितने थे 95, कितने थे 95। आप देखो यूनिट डिजिट क्या 9 आ रही है, इसमें तो आ रही है, तो आप इसको चेक करो। ये ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है कि यही आपका आंसर है कि आप जब 124 में 95 माइनस करोगे तो 29 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आपका करेक्ट आंसर कि जो शुक्रवार था उस दिन 29 ज़्यादा थे किससे, गुरुवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इन द पैटर्न। पैटर्न का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे हमें पैटर्न फॉलो करना होता है। जैसे 3 है, 10 है, 32 है और 99 है, ऐसी सीरीज चली गई है, तो हमें 2 आगे के नंबर का सम करना है। तो अगर आप पैटर्न देखोगे ध्यान से तो ये क्या हो रहा है, मान लो 3 गुणे 3 करोगे तो 3 त्रिकाई 9 प्लस का 1, 3 गुणे का 3 करोगे तो 9 आएगा प्लस का 1 हो रहा है ना, मतलब गुणे 3 प्लस का 1 यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे देखोगे 10 त्याई 30 प्लस का 2, मतलब गुणे 3 करोगे प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 32 दूनी 64, 32 त्याई 96, हाँ, तो मतलब 3 प्लस का 3 हो रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 3 गुना हो रहा है नंबर्स का। तो यहाँ पे आगे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 99 गुणे का 3 प्लस का 4, फिर जो नंबर आएगा वहाँ पे इंटू का 3 होगा प्लस का 5 होगा, है ना, यही होगा हमारे नंबर। तो आप निकाल लो इसको, 99 गुणे 3 करना है तो आप 100 गुणे 3 करो तो 300 हो जाएगा, माइनस का 3 कर दो तो 297 हो जाएगा। 297 में 4 ऐड कर दोगे तो जो नंबर आपका आएगा ये आ जाएगा 301। नेक्स्ट नंबर, अब 301 में आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है और उसमें 5 ऐड करना है, तो 3 त्रिकाई 9, 900 आपका आ जाएगा 903, 903 प्लस का 5 तो 908, ये आपका नंबर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो आपको कितना हो गया 9 और 9 और 3 आपका हो गया 12, 1209। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 और 49। इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स कंफर्म याद होने चाहिए। तो मोस्टली मेरे ख्याल से तो आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स डेफिनेटली याद होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्राइम में से आते हैं। तो 12 और 49 के बीच के प्राइम नंबर आपको बताने हैं। तो देखिए 12 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद आपका 23, फिर 29, 31, देन 37 प्लस आपका 41, देन 43, देन 47। अब आपको इनको ऐड करना है ना 49 तक का ही। अब ऐड करने का तरीका होता है, जैसे आप यूनिट डिजिट को पकड़ो कि जैसे देखो आप 43 और 47 को अगर ऐड करोगे तो 43 प्लस 47 आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, राइट, 90। फिर अगर आप देखो 29 और 31 को ऐड करोगे तो आपका 60 हो जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो 23 और 37 को ऐड करोगे तो देन अगेन आपका 60 हो जाएगा। अब 19 में अगर 41 आप ऐड करोगे तो अगेन आपका 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 और 30 आपका 30 हो जाएगा। अब ये इजी हो गया, आप सबको ऐड कर सकते हो, 6 6 12 36 18, 180 और 90 270 और 30 300। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 101 इंटू 210 माइनस 120 गुणे का 102। अब इसको ना बेसिकली आपको ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है।
आपको सॉल्व करना है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने का, लेकिन इजी तरीका जो होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस बना लूँ थोड़ा सा, फिर आपको मैं समझा रही हूँ। देखिए इजी क्या तरीका होगा, आपको 101 में से 210 मल्टीप्लाई करना है ना। आप क्या सोचो कि आप 101 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस का 1 ना, तो आप 210 का पहले 100 से गुणा करो, तो 210 20 प्लस का 1, तो 210 एकम 210। सेम 102 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस का 2, तो 120 का आप 100 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 120 20, और 120 का डबल माइनस का 240। अब इधर देखिए 99 है, तो 99 के आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस का 1, तो 104 का पहले आप 100 से गुणा करोगे तो 104 00 माइनस का 104, और ये आपका बॉक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12,000 और 21,000 में माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 9,000। ठीक है, अब यहाँ पे 210 240, तो कितना आएगा, माइनस का 30। ठीक है, अब आपको पता है आप इस बॉक्स को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओगे तो देखो बेसिकली आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका 8,000। यहाँ से तो ये अगर मैं सिर्फ इसको बस सॉल्व कर रही हूँ तो कितना हो गया, 8,970, है ना। अब अगर इस बॉक्स को मैं इधर लाऊंगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो बॉक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 10,400 माइनस का 104 माइनस का 8,970। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से 100 मान लो, 100 ये नेगेटिव, तो आपने 100 इसको दे दिया, तो ये 8 1 900 था, तो एक पाके 9,000 बन गया, तो 9,000 10,400 में से चला गया, तो ये टोटल कितना बचा आपका, 1,400। अब 1,400 में से आपको 74 माइनस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1,326। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1। अब हमको 36 और 48 के क्या करने हैं, सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स के सम बताना है। अब कॉमन फैक्टर्स और मतलब आपको पता है ना फैक्टर क्या होंगे जिससे ये पूरा कट जाएगा, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है 36 के फैक्टर्स हैं, तो ये 48 के भी फैक्टर्स हैं, तो हमें एक को छोड़ के बाकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखना है। तो आप तो तरीका क्या है कि आप 36 और 48 के फैक्टर्स लिख लो। जैसे अगर मैं 36 के लिखूँ तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4, फिर 6, फिर आपका क्या आएगा 6 7 8 9, फिर आपका 12, फिर आपका 12 दूना 24 नहीं आएगा, फिर आपका 36 ही होगा हमारे ख्याल से। देखो 36 चौको 36 छांगे 36, हाँ। अब 48 का अगर आप देखो, 48 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, बेसिकली कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, आप पेयरिंग से फैक्टर्स निकाल सकते हो। जैसे 48 गुणे 1 कर दो इधर, फिर 2 गुणे का 24, फिर 3 गुणे का 3 से 16, फिर 4 गुणे का 12, 5 से नहीं जाएगा, 6 गुणे का 8, फिर रिपीट होने लगेंगे। तो 48 के क्या आया, आप इधर से ऐसे लिखते हुए चले जाओ, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और आपका कितना 48। अब हमें कॉमन चाहिए एक को छोड़ के, थे 2 3 4 6 और 12, तो ये क्या है कॉमन है। हमें यही चाहिए था कि 2 + 3 + 4 + 6 + का 12, 6 4 10, 3 2 5, 5 और 12 आपका हो जाएगा
17 10 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। लेकिन ये काफ़ी लेंदी है ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम में इतना टाइम कैसे निकालोगे। तो इसके लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं 36 और 48 का क्या निकाल लेंगे, HCF। हम 36 और 48 का HCF निकाल लेंगे। तो HCF इनका निकालोगे तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे, तो 12 3 36, 12 4 48, तो हमारा 12 आ गया HCF। अब जो 12 के फैक्टर्स हो गए ना वो सारे इनमें कॉमन हो गए, तो 12 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसे 1 2 3 4 6 और 12 खुद। तो आप देखोगे एक को छोड़ दोगे तो यही 2 3 4 6 और 12 जो होंगे वो क्या होंगे, इनमें कॉमन फैक्टर्स होंगे। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट डिज़ायरेबल इन अ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो इनमें से कौन सा जो सबसे कम लीस्ट ज़रूरत वांछनीय, मतलब आप चाहते हो कि आप प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाओ। तो गणितीय विचारों को सम्मिलित करते हुए वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ संबंध बनाना, तो बिल्कुल सही है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व करते हो, तो ये तो सही है। तो हमें गलत वाला बताना है ना, क्योंकि लीस्ट बोला है मतलब सबसे कम, तो ये तो हमारा सही है। सॉल्विंग एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम वर्कबुक, बुक से आपको सॉल्व करना, इंक्लूडिंग ओपन डिस्कशन इनकरेजमेंट, तो आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आपको प्राइमरी लेवल में बुक से क्वेश्चन में उसमें नहीं सॉल्व करवाना है कि एक्सरसाइज आप बैठ के सॉल्व करवाते रहो। उसमें मेन फोकस होता है आपका कि आप बच्चे का इंटरेस्ट जगाओ, उसमें क्यूरियोसिटी की भावना लगाओ। तो आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये लीस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सोशल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या, सामाजिक दृष्टिकोण क्या होता है आकलन का, इवैल्यूएशन का। तो सामाजिक दृष्टिकोण मतलब कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस की, आप रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। आप डिफरेंट कल्चर्स को इंक्लूड कर रहे हो अपने मैथमेटिक्स टीचिंग में, और क्या कर रहे हो आप, वैल्यू करते हो डिफरेंट मेथड का जो कि प्रॉब्लम सॉल्व की यूज़ हो रही है। तो ये हमारा होता है सोशल पर्सपेक्टिव। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन बात कर रहे हैं, देखिए ब्रिंगिंग द एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड द स्कूल इन असेसमेंट, बिल्कुल सही है। जैसे आप अगर कुछ पढ़ा रहे हो तो आप मार्केट से यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप कैलकुलेशन पढ़ा रहे हो तो आप पोटैटो और ये टोमेटो वाले एक्सपीरियंसेस जो बच्चे रोज़ जाएंगे अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने, वो सब यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें असेसमेंट यूज़ कर रहे हो, तो ये तो सही है। मेकिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं, इसमें तो आप कुछ भी सोशल पर्सपेक्टिव नहीं यूज़ कर रहे हो। यूजिंग फोल्क एल्गोरिदम, फोल्क मतलब जो कि देसी वहाँ की क्षेत्रीय आप कल्चर्स होती हैं उनमें से यूज़ कर रहे हो, जो वो बेसिकली मेथड्स यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है। तो ए और सी आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे सोशल पर्सपेक्टिव होते हैं असेसमेंट के मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। तो गणित में संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम, यहाँ पे फिर से निगेटिव देना है क्योंकि लीस्ट पूछा हुआ है, तो सबसे कम। तो बेसिकली कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम मतलब क्या, कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो, वो बात करें कि डे टू डे रियल लाइफ में सिचुएशंस के बारे में, उनको हम बोलेंगे कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि बच्चे को गणितीय निर्देशक की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करती है, कि डेवलपिंग द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, बिल्कुल सही है। अगर आप डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसके बारे में बात करोगे, उसको सिखाओगे, तो उससे उसका डेवलप हो रहा है मैथमेटिकल मॉडलिंग। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन रीड टू फोकस ऑन गेटिंग द करेक्ट आंसर वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, ये नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल नहीं है कि आप एक आंसर उसको बता रहे हो और वो सिर्फ उसी को ध्यान में रख के सॉल्व कर रहा है, तो ये नहीं है। तो आपका यही सही हो जाएगा क्योंकि हमें लीस्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द माइट डिराइव रिसेंट एक्सपीरियंस क्लासरूम लाइक द फील्ड ट्रिप। हाँ, तो आप वो बाहर कहीं ट्रिप में जा रहा है, किसी आर्ट डिस्कशन में जा रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, तो ये भी आपका आएगा रियल लाइफ में। और दे आर कनेक्टेड क्लोजली टू चिल्ड्रंस लाइफ्स, ये भी सही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो केवल और केवल 2 ऐसा था जो कि नहीं था, जो लीस्ट अप्रोप्रिएट था, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क्ड एज, तो यहाँ पे 2 असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है कि 2 दिए हुए हैं। फर्स्ट में क्या, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले तो असर्शन जो कथन दिया हुआ है उसको चेक करना है कि वो सही है कि गलत, फिर रीज़न को चेक करना है कि वो सही है कि गलत। अगर वो दोनों सही हैं तो फिर चेक करना है कि जो रीज़न था वो
आपके अभिकथन असर्सन के हिसाब से था कि नहीं, 3 चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। तो कथन में क्या दिया हुआ है कि आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण है। कि जब आप क्या इंपॉर्टेंट है कि जब आप डाटा रिप्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है, वो प्राइमरी स्टेज में ही बच्चों को पढ़ा देते हो, जिससे कि अपर प्राइमरी स्टेज में उसको स्ट्रेंथन मिल सके। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारे NAP में भी इसकी बात हुई है कि हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि अपर लेवल में बच्चे को हेल्प हो सके। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एक्सपोज चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल टू अनसर्टेनिटी चेंजेबिलिटी इन द इंफॉर्मेशन एज अपोज टू द फिक्स नेचर ऑफ मैथमेटिक्स फैक्ट्स दे मोस्टली स्टडी। तो उन्हें लगता है कि मैथ्स में क्या है कि फिक्स्ड है, तो उससे क्या होता है कि उनको इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम छोटे लेवल से ही स्टार्ट कर दें तो उन्हें पता चलेगा कि चेंजेबिलिटी भी है, अनसर्टेनिटी भी है, तो इन सब के बारे में उन्हें पता चलेगा। तो ये रीज़न आपका बिल्कुल सही है और वो एक क्या कर रहा है, करेक्ट रीज़न है, वो उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर क्लास 3 एज पर NCERT रिकमेंडेशन। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है लर्निंग आउटकम जो कि NCERT ने रिकमेंड किया हुआ है? कौन सा है? आप सॉल्व करवाओ 1/2, यही नहीं सही है। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर 1/2 डिवाइडेड आपको 1/3 करना है तो आपको क्या प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि ये 1/2 प्लस का क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके 3/1 बन जाएगा। तो यहाँ पे उसको HCF और LCM को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? HCF और LCM को सॉल्व करना। तो यहाँ पे अगर आप 1/2 अपॉन का 1/3 करते हो तो ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू का 3/1। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो यहाँ पे आप उसको HCF और LCM का बेसिक पता होना चाहिए तो तभी सॉल्व कर पाएगा। तो क्लास 3 में थोड़ी ना LCF LCM पढ़ाया जाता है, वो तो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ये आपका नॉट पूछा है तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस पढ़ाया जा रहा है, सीक्वेंस तो होता है। अब बच्चों को यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है कि अगर 5 बॉल हैं एक बॉक्स में तो अगर 5 बॉक्सेस में कितनी बॉल होंगी ये भी पढ़ाया जाता है। आप ये पढ़ाते हो 15 × 4 कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहे हो, तो ये सब पढ़ाते हो। बस नंबर 1 इज़ द रॉन्ग, वो हम नहीं पढ़ाते हैं क्लास 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा गणितीय कथन सही है? गणित केवल अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है, केवल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पर आधारित है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, रीजनिंग, एवरीथिंग, राइट। 0 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। तो 0 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर आप बात करो वो क्या होता है, गुणात्मक तत्सम, मतलब किसी नंबर को अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ना तो नंबर खुद ही आ जाए, उसमें चेंजेस नहीं आए। तो मल्टीप्लिकेटिव की अगर आप बात करोगे तो वो क्या होता है, 1 होता है। इसमें क्वालिटी होती है, जैसे आप 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 खुद आएगा, कोई चेंजेस नहीं आया, तो 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव, 0 नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया। क्यूमुलेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर ऑपरेशन ऑफ एडिशन। क्यूमुलेटिव लॉज क्या बोलते हैं कि अगर आप प्लेस चेंज कर देते हो तो उससे चेंज नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर आपने 8 + 4 किया, वो इक्वल्स कितना होगा, 4 + 8। तो वो एडिशन में तो लगता है बट डिवीजन में नहीं लगता, क्योंकि अगर 8/4 आप करोगे वो बराबर नहीं होता है 4/8, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1/2 आता है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो डिवीजन में ये नहीं लगता। तो ये भी गलत हो गया। 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना, उसका मतलब क्या होता है, किसी नंबर से आप उस नंबर को ऐड करो तो उसमें कोई चेंजेस ना आए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटेड में मल्टीप्लाई करने पे चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे जोड़ने पे चेंजेस नहीं आए। जैसे 8 में अगर आप प्लस का 0 करोगे तो 8 खुद आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैथमेटिक्स द प्राइमरी स्टेज क्यूरिकुलम इज फोकस्ड ऑन। तो गणित में प्राथमिक स्तर की पाठ्य चर्चा किस पे केंद्रित है? नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा आप बढ़ा रहे हो बच्चों का, उनको एल्गोरिदम लिखित कथन विधि सिखा रहे हो, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना सिखा रहे हो, कि रटांत रोट लर्निंग। तो वो किस में होती है, वो नर्चरिंग क्यूरियोसिटी पे आधारित होती है कि आप बच्चे की क्यूरियोसिटी पे ध्यान दे रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, ना कि रोट लर्निंग मेमोराइजेशन पे आप फोकस कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ चाइल्ड राइट्स 503, मतलब 503 को वो कैसे लिख रहा है, 5003 लिख रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि बच्चे को नहीं पता है संख्याओं कैसे लिखी जाती हैं, वर्ड में कैसे, शब्दों में नहीं लिख रहा है वो, उसको बल्कि प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं है, वो उसमें मिस्टेक कर रहा है। द चाइल्ड डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, बिल्कुल सही, कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा नहीं पता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर 2 संबंधों को निरूपित करता है। तो वैन हीले के लेवल 2 के हिसाब से कौन सा कथन सही है। आपको ध्यान रखना है कि जो ये डच के एजुकेटर्स हैं वैन हीले, इन्होंने क्या किया था, इनके साथ डीना वैन हीले भी, उन्होंने चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्री के लिए उन्होंने कितने लेवल दिए थे, 5 लेवल को उन्होंने बताया था, जिसमें लेवल 0 था, लेवल 0, 1, 2, 3, 4, ये लेवल थे, टोटल 5 लेवल्स उन्होंने दिए हुए थे। 0 में उन्होंने बोला था विजुअलाइजेशन का आपको यूज़ करना है, जैसे कि रिकॉग्नाइज करना, सेव करना, हम एकदम 0 से सिखाते हैं ना बच्चों को। फिर एनालिसिस होता है लेवल 1 में, जिसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइज होती है प्रॉपर्टी, जैसे शेप होता है कि ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है। और जब आप लेवल 2 यहाँ पे बात करते हो थर्ड स्टेज की, जिसमें क्या होता है कि आपको डिडक्शन, रिलेशनशिप सिखाई जाती है, रिलेशनशिप, जैसे आप दूसरे जैसे एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में क्या संबंध है, ये सब आप रिलेशनशिप देखते हो, फिर दोनों को एनालाइज करते हो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो ऐसा बोल रहा है, अ चिल्ड्रन आइडेंटिफाइज एंड क्लासिफाइज शेप्स बेस्ड ओनली ऑन देयर साइज और ओरिएंटेशन, नहीं, ऐसा तो नहीं था, है ना, तो ये तो गलत हो गया। अ चाइल्ड कैन इनफॉर्मली डिड्यूस जर्नल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिकल शेप एंड इट्स एबल टू सी द लिंकेज। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशनशिप लगा रहा है, तो ये आपका 2 ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृति के सामान्य गुणों का अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है तथा इन गुणों के बीच संबंधों को देख सकने में सक्षम है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is most appropriate example of incorporation of local cultural knowledge in mathematical teaching? तो आपको बेसिकली क्या बताना है, शिक्षण अधिगम में स्थानीय और सांस्कृतिक आप कल्चरल नॉलेज का कैसे यूज़ कर रहे हो। तो वही सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूडिंग ओनली ट्रेडिशनल मैथड फॉर कैलकुलेशन इन टेक्स्ट बुक, नहीं, सिर्फ ट्रेडिशनल मैथड का आप यूज़ नहीं कर रहे हो। रिमेडियल टीचिंग फॉर लर्नर्स कैन डिफरेंट कल्चर including examples of different methods of calculation used by the people from various occupation and communities, ये बिल्कुल सही है। आप थर्ड में कि आप विभिन्न व्यवसायों और समुदायों द्वारा, लोगों द्वारा यूज़ किए जाने वाली मेथड्स को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि सभी छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, मतलब कि एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चे बना सकें, उसको पढ़ सकें, बेसिक नंबर्स का उन्हें ज्ञान हो जाए। तो NC नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, उसके अनुसार कौन से ग्रेड तक ये हो जाना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है, इसमें ग्रेड 3 आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, कि कक्षा 3 तक बच्चों को जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर ब्रिंग्स इन 2 जार्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। वो क्या करती है, एक अध्यापिका कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है, जिसमें से एक में पानी भरा है, वह लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में, मतलब एक पतला जार वो लेकर आ रही है और एक चौड़ा जार लेकर आ रही है। तो इसमें से पानी इसमें भरा हुआ है, तो इसमें से क्या करती है, इसमें डाल दे रही है। उसके बाद वो पूछती है किस जार में ज़्यादा पानी आ सकता है, बताती है कौन से जार में ज़्यादा पानी आ सकता है। तो वो क्या कर रही है, फॉर्मूला टीच कर रही है कैलकुलेटिंग वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम एंड इट्स कंजर्वेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे प्याजे की थ्योरी के हिसाब से भी वो क्या कर रही है, बच्चों को कंजर्वेशन, संरक्षण बता रही है कि दोनों में अगर पानी का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। तो वो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
में हम चलते हैं। अ टीचर राइट्स द नंबर 308 ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द चिल्ड्रन टू रीड द नंबर लाउडली। वो 308 ब्लैक बोर्ड में लिखती है और पूछती है क्या कि इसको तेज़ी से आप पढ़ो। चाइल्ड सेज इट इज़ 38। बच्चा क्या बोल रहा है कि 38 लिखा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू रेक्टिफाई द एरर कमिटेड बाय द चाइल्ड। इसमें से कौन सा सबसे सही हो जाएगा तरीका जिससे कि वो रेक्टिफाई मतलब सही कर सकती है जो बच्चे ने गलत किया है कि वो 308 को 308 को 38 पढ़ रहा है। Provide few practical examples to the child to understand the position of the digit in the number। बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे, यही सही है ताकि उसने 308 को 38 क्यों पढ़ा, क्योंकि उसको उसका पोजीशन डिजिट का वो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो उसको एग्जाम्पल दे के समझाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास सेकेंड मैथमेटिक्स टीचर गिव्स द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन टू द स्टूडेंट टू सॉल्व। वो क्या कर रही है टीचर, बच्चों को सॉल्व करने के लिए एडिशन कुछ प्रॉब्लम दे रही है। अ बैग कंटेन्स 4 मैंगोज एंड 6 मोर मैंगोज आर एडेड। कि एक बैग है जिसमें क्या है 4 मैंगो थे, उसमें 6 और मैंगोज को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। हाउ मेनी टोटल मैंगोज आर देयर इन द बैग। तो टोटल कितने मैंगो हैं बैग में। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। ऐसे में ये कौन से एडिशन स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है। सेग्रीगेशन वियोजन पृथक्करण, नाम से ही पता चल रहा है सेग्रीगेट करना मतलब चीज़ों को अलग अलग बांट देना। तो ये तो नहीं, यहाँ पे एडिशन तो नहीं हो रहा है। नंबर 2 है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड नहीं है, वो तो अभी पहली बार ही करवा रही है ना। एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन में सबको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, होता है बच्चों को। समुच्चयन और संवर्धन। देखिए एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है कि अगर इसमें होता कि 2 अलग अलग बैग्स में, मतलब एक बैग ए है एक बैग बी है, इसमें 4 मैंगो हैं और इसमें 4 मैंगो है, और वो बोल रही है कि दोनों बैग में टोटल कितने मैंगो है, तो 2 अलग अलग कैटेगरी से आप यूज कर रहे हो तो उसको एग्रीगेशन बोलते हैं, समुच्चयन बोलते हैं। और ऑगमेंटेशन क्या होता है कि आप क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो उसी में, तो वो होता है ऑगमेंटेशन। तो वहाँ पे 4 मैंगो थे तो उसने 6 और ले दिए, तो उसमें उसने इंक्रीज किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्या कहलाता है, संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्री नंबर कॉन्सेप्ट आर रेलिवेंट फॉर बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एट फाउंडेशनल स्टेज। तो जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक हैं। तो इनमें से कौन सा सही है। प्लेस वैल्यू और न्यूमरेशन, जियोमेट्रिकल शेप्स, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डरिंग और बेसिक ऑपरेशंस। तो आप ध्यान रखोगे प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स क्या होता है कि जो आप कोई नंबर सिखाने से पहले जो आप बच्चों को बता रहे हो, नंबर इंट्रोड्यूस करने से पहले आप बच्चों को जो सिखा रहे हो उसको बोला जाता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो आप देखोगे कि हमारे एलिमेंट्री क्लासेस में पहले शेप दिया जाता है कि विच मोर और लेस, शॉर्ट और टॉल, ये सारे शेप्स का रहता है। तो क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डरिंग आप सिखाते हो, छोटे बड़े का ज्ञान बच्चे को आप देते हो, उसके बाद आप नंबर्स इंट्रोड्यूस करते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तो दैट वाज ऑल 30 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।